हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए धमाकेदार सेशन में। तो देखिए, आप सभी का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अर्धवार्षिक एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो चलिए, इसी सिलसिले में आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो जा चुका है, लगभग हर एक सब्जेक्ट का। और जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं बहुत जल्द आप सभी के लिए इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी में बेसिकली आप लोगों को अगस्त तक में 2 चैप्टर पढ़ना है। दोनों चैप्टर का यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आप लोग भी बहुत सारा अपडेट अभी आने वाला है, आप सभी को इस चैनल पर मिलते रहेगा। तो चलिए, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी नोट्स आप सभी को यहाँ पर मैं बताऊंगा, पूरा नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर। पीडब्ल्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, आपको नोट्स मिल जाएगा। पेज में जाइएगा, नोट्स मिल जाएगा। देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी अभी विज्ञान का। विज्ञान में किसका? बायोलॉजी। बायो बायोलॉजी बायोलॉजी इसका हम लोग अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन। बताइए, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, उत्तक कहते हैं, अंग कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। ये तो 8 क्लास में भी सेम टू सेम प्रश्न आपने देखा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको कोशिका कहते हैं, कोशिका। ओके, बहुत सिंपल है। अगला, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा है, कवक है, भेड़ है या बकरी है? बताइए जरा, बताइए जरा। एक कोशिकीय जीव क्या है? अमीबा। अमीबा, इसका पाचन हमने देखा था क्लास 8 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? ये तो है आपका कोशिका, यहाँ पर बीच में केंद्रक होता है। बीच में क्या होता है? केंद्रक, और यहीं पर डीएनए होता है। तो केंद्रक, ये है आपका केंद्रक। तो किस वैज्ञानिक ने कोशिका केंद्रक का पता लगाया? रॉबर्ट हुक। ये तो भाई कोशिका की खोज किए थे, डेड सेल, डेड कोशिका, ठीक है, कोर्क पर। फिर देखिए, रॉबर्ट ब्राउन है, लियोन हॉक है। ये जो है लियोन हॉक, ये लिविंग सेल को डिस्कवरी किए थे। फिर यहाँ पर टीस्वान। तो देखिए, केंद्र की खोज किसने की थी? ब्राउन ने। बस इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, ब्राउन ने। और आपको याद करने में दिक्कत हो, अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो चलिए, एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एक ट्रिक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बीच में देखिए, बीच में देखिए, बीच में मैं यहाँ पर ब्लैक कलर फिल ब्राउन कलर फिल कर दे रहा हूँ, ब्राउन कलर। इससे आपको याद हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। क्या याद हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन याद हो जाएगा आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं? केंद्रक में गाढ़ा द्रव्य मिलता है, उस द्रव को क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स या कोशिका रस? बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। यहीं पर अगर अगर कोशिका में पाए जाने वाला द्रव को पूछा जाता तो कोशिका द्रव्य हो जाता। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ओके, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? अनियमित अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? राइबोसोम, अंतर्द्रवी जालिका, हरित लवक या गोल्जी उपकरण? बताइए, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है भाई। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है? जाल, यानी कि जाल, जालिका। ओके, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में या निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय जीव नहीं है, जिसका एक ही कोशिका होता है, वो ऐसा जीव नहीं है। अमीबा।
एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम, फिर देखिए क्लैम क्लैमिडोमोनास, फिर कवक। एक कोशिकीय जीव कौन नहीं है? जरा कोशिश कीजिए, जरा कोशिश कीजिए, जरा कोशिश कीजिए। भाई कवक, मतलब एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव है कवक। ठीक है, फंगस, फंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला। वैसे जीवों को जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं? जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, कोशिकीय, बहुकोशिकीय या अगुणित जीव, क्या बोलेंगे? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, ट्राई कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट। चलिए, जिसमें केंद्रक में झिल्ली नहीं पाया जाता है। और मानव, मानव का जो सेल है वो कैसा है? वो है आपका यूकैरियोट, जिसमें केंद्रक झिल्ली मतलब केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली हमारे में पाई जाती है। हम लोग यूकैरियोट से बने हैं। प्रोकैरियोट जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? जंतु कोशिका, हम सभी जंतु कोशिका से बने हैं। हमारा सेल का सबसे बाहरी आवरण क्या होगा? कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, केंद्रक झिल्ली या कोशिका भित्ति? जंतु में सबसे बाहरी होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और वहीं पर अगर पौध कोशिका रहता, वहीं पर अगर पौध कोशिका रहता, आप लोग बताइए, पौध कोशिका में बाहरी कोशिका, पौध कोशिका में बाहरी आवरण, बाहरी आवरण वो क्या बोलते हैं? फटाफट नीचे कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? मतलब राइबोसोम अगर नहीं रहेगा तो क्या काम नहीं होगा? इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है, राइबोसोम क्या काम करता है? उत्सर्जन, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण या श्वसन या प्रोटीन संश्लेषण, क्या होगा? भाई राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है? इस तरीके से होता है राइबोसोम, इस तरीके से रहेगा राइबोसोम। क्या करता है? क्या करता है राइबोसोम? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। चलिए वहीं पर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन बहुकोशिकीय नहीं है? मतलब एक कोशिकीय है, कौन सा एक कोशिकीय है? तभी से देख रहे हैं, बहुत सिंपल है, अमीबा, अमीबा, अमीबा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पर क्या है? इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव है? पहला है मलेरिया परजीवी, दूसरा कालाजार परजीवी, तीसरा है अमीबा। तो यहाँ पर मलेरिया परजीवी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर चौथा, सभी, सभी बहुकोशिकीय जीव नहीं है, सभी एकल कोशिकीय जीव है, एकल कोशिकीय जीव है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? थोड़ी देर पहले देखा था हमने प्रोटीन, कौन प्रोटीन बनाता है? कौन प्रोटीन बनाता है? राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। कौन प्रोटीन बनाता है? राइबोसोम। फिर देखिए नेक्स्ट आगे। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति, पौध कोशिका में सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है। तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? किस चीज की बनी होती है कोशिका भित्ति? बताइए। पहला ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा सुबेरिन, तीसरा लेटेक्स और चौथा लिग्निन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला भाई, सेलुलोज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब बीएससी में था, सेमेस्टर 2 या 3, उसमें प्रैक्टिकल में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, सोचिए बीएससी तक काम आएगा ये आपको। उसके बाद कंपटीशन एग्जाम में जब भी आप बैठिएगा, बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आएगा तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पौधों के जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण या इंडोसाइटोसिस, परासरण या संकुचन? बताइए, कोशिश कीजिए। परासरण के द्वारा, किसके द्वारा? परासरण के द्वारा, परासरण के द्वारा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण
प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली में कौन सा गुण पाया जाता है? पहला ऑप्शन है अपारगम्यता, मतलब आर पार नहीं जाएगा। दूसरा चयनित या अर्ध पारगम्यता। तीसरा पूर्ण पारगम्यता। और चौथा अति अपारगम्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर दूसरा, चयनित या अर्ध पारगम्यता। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन है कोशिका कोशिका जैसी की तैसी रहेगी। जैसा रहेगा मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा कोशिका फूल जाएगी, कोशिका संकुचित हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई संकुचित हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संकुचित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं का वैसा समूह जो आकृति में समान हो तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हैं कहलाता है। उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? जरा बताइए, जरा बताइए जल्दी जल्दी। अंग बोलेंगे, अंग तंत्र बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे, अंगक बोलेंगे? थोड़ा कमेंट कीजिए, आप सभी भी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए क्या सही आंसर होना चाहिए। कोशिका का वैसा समूह, भाई बहुत सारा कोशिका, बहुत सारा कोशिका एक जगह जमा होकर एक विशेष काम को करता है, उसको क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं उत्तक, इसी को बोलते हैं टिश्यू, इसी को बोलते हैं उत्तक। ठीक है, उत्तक। 1 मिनट प्यारे बच्चों, उत्तक, इसको क्या बोलेंगे? उत्तक। ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं। वैसे पादप उत्तक, वैसे पादप उत्तक जो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, विभाजन नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? विभोजतक, अस्थाई उत्तक, जाइलम, या फ्लोएम? बताइए। तो इसको बोलते हैं एकदम अस्थाई, फिक्स हो चुका है, उसको पत्ती बनना है तो पत्ती बन चुका है, उसको टहनी बनना है टहनी बन चुका है, उसको जो भी बनना था वो बन चुका है, फिक्स हो चुका है, और आगे कुछ भी डिवाइड नहीं करेगा, वो अपना फॉर्म को चेंज नहीं करेगा, उसको बोलते हैं अस्थाई हो चुका है, वो परमानेंट हो चुका है, अस्थाई। ठीक है, अस्थाई हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में किस प्रकार का विभोजतक पाया जाता है? क्या बोला गया है? जड़ों तथा तनों के वृद्धि वाले भाग। ये पौधा है, ये पौधा है, ये जड़ है, जड़ के टिप पे, जड़ के टिप पे। और इधर ये आपका तना है, तना है, तना के टिप पे, तना के टिप पे क्या पाया जाएगा? कैसा, कैसा कोशिका पाया जाएगा? कैसा उत्तक पाया जाएगा? बताइए, कैसा उत्तक पाया जाएगा? शीर्षस्थ, या पार्श्व, या अंतर्विष्ट, या पेशीय? कमेंट कीजिए क्या पाया जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर बोला गया है कि वृद्धि वाले भाग, यानी कि यहाँ पर ऊपर भाग में, यहाँ पर यहाँ पर, यहाँ पर क्या पाया जाएगा? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या पाया जाता है? शीर्षस्थ, शीर्षस्थ, शीर्षस्थ को याद कर लेना है। फिर देखिए आगे, अंतर्विष्ट विभोजतक कहाँ पाए जाते हैं? अंतर्विष्ट विभोजतक जड़ों तथा तनों के शीर्ष में, तने की परिधि या मूल में, पौधों में पर्व संधियों में, या पत्तियों में? बताइए, इस कीजिए कहां पर, कहां पर? पौधों में पार्श्व, पौधों में पर्व संधियों के बीच में, ठीक है, पर्व संधियों में। आगे देखिए, विभोजतक कोशिकाओं में कौन सा कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है? कौन सा कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है? केंद्रक, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी? कौन सा अंगक नहीं पाया जाता है? बताइए कौन सा अंगक? तो यहां पर विभोजक कोशिका में कौन सा कोशिका अंगक? रसधानी, रसधानी नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है, सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल और अस्थायी उत्तक क्या होगा? पहला पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा, चौथा जाइलम। तो इसका सही आंसर सरल अस्थायी उत्तक पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न आ चुके हैं, आपको पूरा एकदम इसको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उत्तक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है? पौधा कठोर भी बनता है, मजबूत भी बनता है, तो कौन सा उत्तक बनाता है उसको इतना मजबूत? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, फ्लोएम या स्क्लेरेनकाइमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा भाई साहब, स्क्लेरेनकाइमा। कौन? स्क्लेरेनकाइमा। आगे बढ़ते हैं। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक की भित्ति किसके कारण मोटी होती है? किसके कारण इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है? क्लोरोफिल के कारण, लिग्निन के कारण, सुबेरिन के कारण या लेटेक्स के कारण? बताइए, कोशिश कीजिए, किसके कारण मोटी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिग्निन। लिग्निन, लिग्निन, लिग्निन। अब बढ़ते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा को क्या कहते हैं? जो भी जलीय पौधे होते हैं उसमें पेरेन्काइमा को क्या बोलेंगे? कोलेनकाइमा, या पहला ऑप्शन है क्लोरेनकाइमा, या दूसरा ऑप्शन है एरोनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा और चौथा कोलेनकाइमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में लचीलापन का गुण किस उत्तक के कारण आता है? लचीलापन, जबकि ऐसे झूल भी जाएगा, नहीं टूटेगा, ऐसे भी हो जाएगा, लहर लहर लहराई रे, इस तरीके से पत्तियां और पौधे हिलते हैं। तो लचीलापन किस उत्तक के कारण आता है? जाइलम के कारण, फ्लोएम के कारण, कोलेनकाइमा के कारण या पेरेन्काइमा के कारण? बताइए, बताइए। लहर लहर लहराई रे, कोलेनकाइमा के कारण। तरीके से कोलेनकाइमा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस सरल अस्थायी उत्तक का नाम बताएं जिनकी कोशिकाएं मृत होती है। मरी हुई कोशिका कहाँ पाई जाती है? मरी हुई कोशिका पाई जाती है, उस उत्तक का नाम बताना। किस उत्तक में? भाई, पेड़ पौधा का सबसे बाहरी जो उत्तक होता है, सबसे बाहरी छाल जिसको बोलते हैं, वो डेड रहता है, डेड सेल रहता है। ठीक है, भूरा कलर का छाल। अंदर तो लिविंग सेल रहता है, जहां पर मिट्टी या लेटेक्स या गंध निकलता है, वो लिविंग सेल रहता है, लेकिन बाहर एकदम रूखा रूखा रहता है, वो डेड सेल रहता है। पहला देखिए किस सरल अस्थायी उत्तक में पाया जाता है उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा, चौथा क्लोरेनकाइमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाई स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा तो आपको याद करना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला। किस उत्तक को संवहन उत्तक भी कहते हैं? मतलब किस उत्तक से खाना पीना पानी सब इधर उधर जाता है, ऊपर जाता है पत्तियों तक, जड़ से। अब खाना जड़ पत्ती में जो बनता है वो पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट में जाता है। किस? जाइलम, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा पेरेन्काइमा, तीसरा कोलेनकाइमा, चौथा स्क्लेरेनकाइमा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम। वैसे फ्लोएम भी होता है यहाँ पर, देखिए संवहन में तो जाइलम फ्लोएम दोनों यूज होता है। जाइलम वाटर के लिए, फ्लोएम फूड के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक कौन सा उत्तक पहुंचाता है? कौन सा उत्तक पहुंचाता है? कौन सा उत्तक पहुंचाता है भोजन को? भोजन का बात हो रहा है। अभी मैंने बताया देखिए, जाइलम, फ्लोएम, पोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर? यहाँ पर भोजन का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम। फ्लोएम। आप लोग याद रखिए यहाँ पर देखिए क्या है? जाइलम। जाइलम से किस चीज का परिवहन होता है? किस चीज का परिवहन होता है? जल का।
उसके बाद फ्लोएम से, फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम। फ्लोएम से किस चीज का होता है? फूड का, फूड, फूड, अरे भाई साहब, फूड, फूड मतलब भोजन। अब देखिए याद करने का ट्रिक देखिए, यहां पर ज से जल का, फ से फूड का। सिंपल हो गया, सिंपल हो गया, याद करने का कोई झमेला ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप में किस ऊतक द्वारा जल एवं खनिज लवण का संवहन होता है? किस ऊतक द्वारा जल, जल का किससे होता है? जल का किससे होता है? जल का जाइलम से, जल का जाइलम से, जल का जाइलम से, जल का जाइलम से। फिर देखिए, पक्षमाभी स्तंभ, स्तंभकार इपिथीलियम कहाँ पाए जाते हैं? पक्षमाभी स्तंभकार इपिथीलियम कहाँ पाए जाते हैं? आंत में, श्वास नली में, हृदय में या अमाशय में? बताइए कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये आप लोगों पर मैं छोड़ देता, आप सभी फटाफट कमेंट कीजिए। ये आप पर मैं छोड़ दे रहा हूं, आप सभी को बताना है कमेंट में, पूरा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए कि पक्षमाभी स्तंभाकार इपिथीलियम कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आंत में, दूसरा श्वास नली में, तीसरा हृदय में, चौथा अमाशय में। इसको आप लोग बताइएगा, इसको आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? जंतु शरीर, जैसे हमारा शरीर है ढका हुआ है ये बाहरी लेयर से, इसको क्या बोलते हैं? पेशीय ऊतक, इपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? बताइए क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको? तो क्या बोलेंगे? इपिथीलियम, बाहरी लेयर को इपिथीलियम, 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 इपिथीलियम। ये देखिए आगे अगला, वृक्कीय स्तर किसके द्वारा बना होता है? किसके द्वारा बना होता है? वृक्कीय अस्तर किसके द्वारा बना होता है? पहला ऑप्शन है घनाकार इपिथीलियम के द्वारा, दूसरा स्तंभाकार इपिथीलियम के द्वारा, पक्षमाभी इपिथीलियम के द्वारा या उपरोक्त सभी? बताइए क्या सही आंसर होगा? तो यहां पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, घनाकार, घनाकार इपिथीलियम के द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रक्त तथा अस्थि किस प्रकार के ऊतक है? खून और हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? पहला इपिथीलियम, दूसरा संयोजी, तीसरा पेशीय, चौथा तंत्रिका। बताइए जरा, बताइए जरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजी, भाई संयोजी, याद रखिएगा। रक्त, खून, रक्त चरित्र, रक्त चरित्र, रक्त संयोजी ऊतक है। हड्डी, 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 रक्त, हड्डी और रक्त संयोजी ऊतक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको 36 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, बायोलॉजी मस्त जाएगा। अब आते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिया जाए, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए यहाँ पर मैं 3 स्टार बना दे रहा हूँ, 3 स्टार बना दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है और इस प्रकार पूरे शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका, 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 कोशिका मिल मिलकर ऊतक बनेगा, और सारा ऊतक मिलकर अंग बनेगा, फिर कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनेंगे और कई सारे अंग तंत्र मिलकर एक पूरा बॉडी बनेगा। सबसे मेन क्या है? कोशिका, कोशिका ही नहीं होगा तो ऊतक कैसे बनेगा, अंग कैसे बनेगा, अंग तंत्र कैसे बनेगा, बॉडी कैसे बनेगा? मेन तो हमारा कोशिका है, तो यही है आंसर। फिर देखिए, जीवों को जीवित रहने के लिए
जितने भी उपापचयी क्रियाओं की आवश्यकता होती है वह सभी कोशिका के अंदर ही संपूर्ण होते हैं। इसलिए कोशिका को सजीवों की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जो भी काम होता है, ठीक है, वो कोशिका लेवल में होता है, कोशिका में होता है, कोशिका में होता है। हम लोग श्वास ले रहे हैं, एनर्जी बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ है? कोशिका में। शरीर इतना बड़ा हो गया, प्रोटीन इतना इतना बड़ा शरीर किससे बना है? प्रोटीन से बना है। प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में। राइबोसोम कहाँ है? कोशिका के अंदर है। हमारा दो आंख और इस तरीके से बाल, इस तरीके से शरीर बना है। क्यों? क्योंकि डीएनए है हमारा। डीएनए कहाँ है? कोशिका में, न्यूक्लियस में। पूरा कंट्रोल कोशिका ही करता है, ठीक है। तो यही है आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ठप्पा लगा लीजिए, इसको भी आप लोग ठप्पा लगा लीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए इसका उत्तर देखते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया। फिर देखिए, जिन जीवों की कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, जैसे कवक और मानव। ठीक है, देखिए यहां पर प्रोकैरियोटिक में क्या है भाई? ये एक कोशिका है, मान लेते हैं कोशिका है। मोटा बनाया जाए कोशिका। कोशिका में बीच में क्या रहेगा? केंद्रक। बस सिंपल, इस तरीके से केंद्रक रहेगा। ठीक है, इस तरीके से केंद्रक रहेगा। केंद्रक में कोई भी झिल्ली नहीं रहेगा, मतलब बाउंड्री नहीं रहेगा। वहीं पर अगर हम लोग बात करें यूकैरियोट का, तो ये तो कोशिका है और यहाँ पर केंद्रक है। केंद्रक में एक झिल्ली रहेगा, केंद्रक में एक झिल्ली रहेगा। केंद्रक में क्या रहेगा? एक झिल्ली रहेगा, मतलब एक हल्का सा मोटापन रहेगा। यहाँ पर केंद्रक में इस तरीके से एक मोटापन रहेगा, बेहतर हो सकता है। एक मोटापन रहेगा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से रहेगा। 1 मिनट, इस तरीके से रहेगा झिल्ली। इसको बोलते हैं हम लोग, ये है यूकैरियोट और ऊपर वाला है प्रोकैरियोट। आगे बढ़ते हैं। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए, प्लाज्मा झिल्ली जो है फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? भाई क्या होगा वो देखते हैं। देखिए उत्तर, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो कोशिका अंगक लाइसोसोम फट जाएंगे और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेंगे। इस प्रकार कोशिका का निश्चित आकार समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? यहां पर हमारा प्लाज्मा झिल्ली ही नहीं रहेगा तो कोशिका का आकार कैसे फिक्स होगा? यहाँ पर कुछ कोशिका इस तरीके से रहते हैं, लंबे लंबे। यहाँ पर केंद्रक है। इसका शेप कौन बनाया? बाहर वाला बाउंड्री, जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। उसके बाद देखिए कुछ कोशिका इस प्रकार से रहते हैं, हमारी गाल की कोशिका, आए मखमली गाल तरीके से रहता है। कुछ कोशिका इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, शेप कौन दे रहा है? कोशिका झिल्ली, अब हम लोग कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली। चलिए इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? गोल्जी उपकरण नहीं रहेगा। गोल्जी उपकरण, ये कोशिका है भाई, बीच में केंद्रक है, केंद्रक के साइड में इस प्रकार से रहते हैं गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण ना हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? यही है हमारा गोल्जी उपकरण। ये ना हो तो क्या होगा? तो इसका उत्तर देखिए, गोल्जी उपकरण ना हो तो अंतःद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यह लाइसोसोम को बनाने में सहायक है, जिससे कोशिका का अपशिष्ट निपटाया जाता है, जो लाइसोसोम का निर्माण नहीं हो पाएगा। गोल्जी उपकरण के बिना पदार्थ का संचयन और रूपांतरण नहीं हो पाएगा। इतना आपको याद करना है।
इतना आपको याद करना है, इतना आपको याद करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाइसोजोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ये एक एमसीक्यू प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कोशिका के अंग को, किस सेल ऑर्गेनेल्स को सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या की, आत्मघाती की थैली कहते हैं? तो लाइसोजोम, लाइसोजोम। लेकिन कहते क्यों है उसको भी तो जानना है। तो चलिए यहां पर देखते हैं। जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती है, तब लाइसोजोम फटकर अपने एंजाइम उस कोशिका पर छोड़ देते हैं। यह एंजाइम काफी शक्तिशाली होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में भी सक्षम होते हैं। यह एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसीलिए लाइसोजोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ये है कोशिका, मान लेते हैं ये है लाइसोजोम, मान लेते हैं लाइसोजोम फट गया भाई साहब। ये क्या हुआ, फट गया। तो यहां से जितना भी इसका एंजाइम है बाहर निकल जाएगा शरीर से। ठीक है, शरीर से मतलब कोशिका, लाइसोजोम से बाहर निकल जाएगा कोशिका द्रव्य में, और पूरा कोशिका को ही नष्ट कर देगा, कोशिका को ही पचा देगा, कोशिका को ही मार डालेगा। ये समझिए कि इसके अंदर बहुत खतरनाक एंजाइम होता है, बहुत खतरनाक, जो कोशिका को भी बर्बाद कर सकता है। तो जो कोशिका बुढ़ा हो जाता है, लाइसोसोम फट जाता है, अंदर से एंजाइम निकलता है, पूरा कोशिका पिघल के मतलब पचित हो जाता है। या क्षतिग्रस्त हो गया है कोई कोशिका, तो भी लाइसोसोम फटेगा और पूरा जो भी जीव द्रव्य रहेगा वहां पर उसको पाचित कर देगा। ठीक है, अब मानकर चलिए, मानकर चलिए ये तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली, आत्मघाती की थैली कहते हैं। दूसरी बात, लाइसोसोम क्या काम करता है? मान लीजिए कोई हानिकारक पदार्थ आ गया है, कहां पर, कोशिका के अंदर कोई हानिकारक पदार्थ। पहली बात तो ये कि कोशिका इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, और अगर बाहर ना निकल पाए, ठीक है, तो लाइसोजोम में इसको डाल दिया जाएगा, या लाइसोजोम से कुछ एंजाइम निकलेगा जो इस लाइसोजोम में डाल दिया जाएगा, नहीं, यहाँ से कुछ ऐसा एंजाइम का सिक्रेशन होगा जो यहाँ पर जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जो हानिकारक पदार्थ है, वो गला देगा। खत्म, टाटा बाय बाय। फिर हानिकारक वाला पदार्थ निकल गया तो कोशिका मस्त हो गया, खुश हो गया। क्या हो गया? कोशिका खुश हो गया, कोशिका ही कर रहा है, ही हंसते ले रिंकिया के पापा। आगे देखते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है? बहुकोशिकीय जीव में उत्तक का क्या उपयोग है, इससे भी सवाल पूछा जा रहा है। बताइए, बिना उत्तक का तो भाई अंग नहीं बनेगा, बिना अंग का अंग तंत्र नहीं बनेगा, अंग तंत्र के बिना शरीर बन ही नहीं सकता है। चलिए फिर भी उत्तर लिखते हैं। देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के उत्तक विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं, अतः कोशिकाओं का एक विशेष समूह केवल एक ही विशेष कार्य को अति दक्षतापूर्ण संपन्न करता है। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में समविभाजन होता है। बहु 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 सास बहु वाली बहु नहीं, बहु मतलब बहुत, बहुत, ठीक है, बहुत, मल्टी। बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक अनेक कार्य करते हैं, जैसे भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और इतना ही नहीं, बहुत कुछ काम करते हैं, इसलिए उत्तक बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कार्डिक पेशी के 3 लक्षणों को बताएं। कार्डिक पेशी, पेशी है के 3 लक्षण, 3 लक्षण। तो चलिए आगे आते हैं, इसका उत्तर। कार्डिक पेशी के 3 लक्षण, पहला है ये पेशियां अनैच्छिक पेशियां हैं, इनकी गति को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं किया जा सकता। दिल का जो धड़कन है उसको हम लोग अपने मन से कंट्रोल कर सकते हैं? अरे नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग मन नहीं करेगा तो सांस, मन नहीं करेगा दिल का धड़कन को रोक देंगे, मतलब मौत को टक से छू के आ जाएंगे। ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता है रियल लाइफ में। ठीक है, धड़कन को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, जो कि कार्डिक पेशी है। फिर देखिए, ये पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती फैलती है, जीवन भर। जब तक जीवन रहता है तब तक ये ऐसे ऐसे पंप करते रहती है। जीवन खत्म, पंप खत्म, हम लोग खत्म। कोई पढ़ाई लिखाई, कोई
कोई रिश्तेदारी, कोई सोना बाबू, कोई पैसा धन दौलत, कोई भाई और दोस्त, कुछ नहीं, सब खत्म। कोई दोस्त कोई दुश्मनी कुछ, सब खत्म। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये पेशियां बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। बेलनाकार शाखा वाली होती है और एक केंद्रीय होती है, मतलब एक केंद्रक होता है। जनरली जनरली सभी कोशिकाओं में एक केंद्र ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जहाँ पर बहुत सारा केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारा केंद्रक पाया जाता है। तो कार्डिक पेशी इस उत्तक से बना है। उस वो उत्तक कैसा है? वो उत्तक कैसा है? वो उत्तक कैसा है वो, या वो पेशी कैसा है? बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार। बेलनाकार और शाखा वाली और एक केंद्रक वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एरियोलर उत्तक के क्या कार्य हैं? एरियोलर उत्तक का कार्य ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एरियोलर उत्तक के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है, यह उत्तक आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगहों को भरता है। यह उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है। बस तीन है। तीन तुरंत याद हो जाए, तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। मतलब अंतर स्पष्ट करना है। तीनों टिश्यू के अंदर अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए। कोशिका भित्ति के आधार पर, किसके आधार पर? किसके आधार पर? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के आधार पर। तो इसका उत्तर देखते हैं। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली होती है, एकदम पतली सी होती है। और इस उत्तक को कोशिका भित्ति और इस उत्तक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की। दूसरा देखिए, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी होती है। ठीक है, कोना साइड साइड पर मोटा रहेगा। फिर देखिए, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है और कोशिका के भीतर ज्यादा आंतरिक स्थान रिक्त नहीं होता है। ठीक है, देखिए मेन मेन अंतर क्या है? पैरेन्काइमा पतली होती है, पतली। ठीक है, कोशिका भित्ति पतली होती है और किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज। मैं इसको एकदम साफ साफ बता देता हूं इस तरीके से। देखिए, पैरेन्काइमा किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की। और कोशिका भित्ति पतली होती है, बहुत सिंपल। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी होती, कोनों पर मोटी होती है कोशिका भित्ति, सिंपल। फिर देखिए, स्क्लेरेनकाइमा लिग्निन के कारण मोटी होती है। लिग्निन के कारण क्या होती है? मोटी होती है। और रिक्त स्थान, और आंतरिक रिक्त स्थान नहीं होता। बस इतना लिखना है, नंबर मिल जाएगा फटाफट, पूरा का पूरा नंबर। कोई कंजूसाई नहीं होगा नंबर मिलने में, कोई भी कंजूसाई नहीं होगा। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। और क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों को? चलिए, अब ये सारा जो नोट्स है आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। अगर अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, फटाफट डाउनलोड कीजिए पीडब्ल्यू एप्लीकेशन, और ये सारा नोट्स आपको वहां पर फ्री में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? बिल्कुल फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। कुछ नहीं देना है, बस समय दीजिए, 2 मिनट मिल जाएगा। चलिए, आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। बाकी बाकी सभी सब्जेक्ट का वीडियो आ रहा है। चैनल के साथ बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है, कमेंट करना बिल्कुल भी
मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू।